हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी। प्रयोगशाला परिचारक की दूसरी क्लास में मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। जो छात्र पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा की निःशुल्क ऑनलाइन बैच मेरे द्वारा जो है वो आपका चलाई जा रही है। यदि आप अभी तक उससे नहीं जुड़े हैं तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है 9691192359, आप वहां पे अपना नाम लिख करके और प्रयोगशाला लिख करके हमको मैसेज कर दीजिए। आपको उस ऑनलाइन बैच से जुड़ने का लिंक वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें क्लासेस के लिंक और पीडीएफ नोट्स दोनों जो है वो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही यदि आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि इससे पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं आप पहले उनको देखिए, क्योंकि हर क्लासेस दूसरे क्लासेस से जुड़ी हुई रहती है। इस क्लास की समझ के लिए आपको पिछली क्लास को पढ़ना जो है वो आपका जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, प्रयोगशाला परिचारक का एक प्लेलिस्ट लिंक जो है वो आपका तैयार कर दिया है, जिसको क्लिक करते ही आपको सारे क्लासेस क्रम से दिखाई देने लगेंगे। उसका लिंक इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है आप मिल जाएगा, ठीक है। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखेंगे, सेल की संरचना, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने समझने वाले हैं एनिमल सेल के बारे में, जंतु कोशिका के बारे में, ठीक है। पिछले क्लास में हमने क्या देखा है उसका मैं क्विक रिव्यू आपके सामने जो है रख देता हूं। पिछले क्लास में हमने बेसिकली समझा कि जो आपका बायोलॉजी होता है वो होता क्या है, भाई शुरुआत कैसे हुई, फादर ऑफ बायोलॉजी वगैरह कौन है। फिर हमने एक पाठ्यक्रम का एनालिसिस किया, क्या क्या अपने को पढ़ना है आगे। सजीवों के बारे में समझा, सजीवों के लक्षण और विशेषताओं को हमने देखा है। साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान को हमने समझा, इससे रिलेटेड जो आपके प्रमुख फैक्ट थे, सबसे छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका, इसको मैंने आपको समझाया है। देन हमने देखा है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत के बारे में, और मैंने आपको बताया है टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है, कोशिका के प्रकार के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल, आपका यूकैरियोटिक सेल, और अंतिम में मैंने आपको इसके अंतर के साथ साथ ये बताया कि कोई भी प्रकार की कोशिका होती है उसमें तीन प्रकार की चीजें जरूर पाई जाती हैं। एक बाहरी आवरण जो है वो जरूर पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। उसके भीतर द्रव्य पाया जाता है जिसको कहते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। और उसके भीतर कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए वगैरह अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो ये तीन चीजें जरूर पाई जाएंगी। सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, बाहरी आवरण, उसके भीतर द्रव पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य, उसमें कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल डीएनए वगैरह रहेगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, ठीक है। अब देखिए इसी क्रम को मैं जो है आपका आगे बढ़ाता हूं आज के लेक्चर में, ठीक। आज के लेक्चर में हम कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है वो आपका पढ़ने वाले हैं। तो आपने तो ये समझ लिया कि जो कोशिका होती है वो दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक होता है और एक यूकैरियोटिक होता है। तो क्या दोनों की संरचना को अपने को पढ़ना पड़ेगा? ठीक है, तो दोनों की संरचना को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल की तो बहुत बेसिक संरचना होती है बेटा। प्रोकैरियोटिक सेल में बाहर एक आवरण मिलेगा जिसको क्या कहा जाएगा, अभी अभी मैंने आपको बताया, कोशिका झिल्ली, है ना भाई। कोशिका का जो झिल्ली है वो क्या कहलाया, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। उसके भीतर ऐसा द्रव्यनुमा संरचना भरा रहता है, मतलब फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको कोशिका का द्रव्य कहेंगे, तो उसका नाम क्या हो गया, कोशिका द्रव्य, है ना। साइटोप्लाज्म उसको कहा जाता है, और उसके भीतर जेनेटिक मटेरियल डीएनए वगैरह होता है, ठीक। बस इसका स्ट्रक्चर खत्म। तो इसमें तो पढ़ने कुछ है नहीं। मेन देखो क्या है कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसको समझना जो है ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप यूकैरियोटिक सेल को देखोगे तो यूकैरियोटिक सेल के भीतर आपको बहुत सारे अंग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, कोशिका है, और कोशिका के भीतर ये बहुत सारे आपको इस प्रकार से क्या दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार के ऑर्गन दिखाई दे रहे हैं। तो कोशिका के जो अंग होते हैं उनको कोशिकांग कहा जाता है, ठीक है। कोशिका मतलब सेल, सेल के जो ऑर्गन होते हैं उनको सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दूं ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो कोशिका, कोशिका के भीतर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं। जैसे हमारा शरीर है ना बेटा, तो हमारे शरीर में किडनी है, लीवर है, हार्ट है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है। तो हर जो आपका हमारे शरीर का ऑर्गन है वो अलग अलग कार्यों को संपन्न करता है। ये हमारे शरीर के अंग हैं जो हमारे शरीर के भीतर अलग अलग कार्यों को संपन्न करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है ना, जो उच्च विकसित कोशिका होती है, जो आप में है, हम में है, जीव जंतुओं में है, पेड़ पौधों में है,
उनमें भी जो कोशिका पाई जाती है, उस कोशिका के भीतर के कार्यों को संपन्न करने के लिए कोशिका के जो अंग पाए जाते हैं उनको कोशिकांग जो है कहा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम इसी जो आपका यूकेरियोटिक सेल है, और यूकेरियोटिक सेल में भी बेसिकली देखिए यूकेरियोटिक सेल दो प्रकार का होता है। ये जो आपका यूकेरियोटिक सेल है इसमें एनिमल सेल भी होता है और प्लांट सेल भी होता है, मतलब जंतु कोशिका और क्या होता है आपका पादप कोशिका। तो मैंने शुरुआत में ही बताया आज हम जंतु कोशिका को जो है समझने वाले हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में पादप कोशिका को समझेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं यदि आपने जंतु कोशिका को अच्छे से समझ लिया तो आपने 90% पादप कोशिका को भी समझ लिया, क्योंकि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में लगभग 10% का ही डिफरेंस होता है, राइट। तो हम जंतु कोशिका को डिटेल में समझेंगे। ये तो एक 3D स्ट्रक्चर में आपके सामने रखा हूं, लेकिन 3D में तो मैं आपको नहीं समझा सकता, 2D में मैं आपको समझाऊंगा। मैं पहले खुद ड्रा करके आपको बताऊंगा कि क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स, क्या क्या कोशिकांग एक जंतु कोशिका के भीतर पाए जाते हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक वीडियो आपके सामने रखता हूं कि सेल एक्चुअल में दिखता कैसा है, ठीक। आमतौर पे जो आपका सेल होता है ना बेटा, वो लगभग गोलाकार होता है। लगभग गोलाकार इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि जैसे गुब्बारा में पानी भर दोगे, कभी इधर गुब्बारा पिचक सकता है, कभी इधर जा सकता है, एकदम गोलाकार वो नहीं रहता क्योंकि वो तैरते रहता है। तो कोशिका भी लगभग उसी टाइप का जो है दिखाई देता है। तो एक बार आप वो वीडियो देखिए, फिर हम क्लास में जो है वो आपका आगे बढ़ेंगे, वो मैं आपके सामने रख देता हूं, देखिए। तो कोशिका जो है कुछ इस प्रकार से जो है दिखाई देती है, ठीक है। सेल कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। हमारे शरीर में बहुत सारे क्या होते हैं आपके सेल होते हैं। अब ये जो आपका सेल होता है, कोई भी कोशिका हो, मैंने आपको बताया था, उसके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं आपका सेल मेम्ब्रेन। उसके भीतर एक द्रवनुमा संरचना पाया जाता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और उसके भीतर जेनेटिक मटेरियल डीएनए वगैरह होता है, ठीक है। तो कोशिका जो है वो आपका दो प्रकार की होती है। एक क्या होता है आपका जो उच्च विकसित कोशिका है वो क्या कहलाती है आपका यूकेरियोटिक सेल, जो भी मैंने आपको बताया। तो उसके भीतर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, अंग ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो अलग अलग कार्यों को संपादित करते हैं, ठीक। और ये जो कोशिका होती है वो उच्च विकसित जीवों में, ठीक है, पाई जाती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे वो आपका जंतु हो, ठीक है, दोनों में पाई जाती है। अब जो दूसरी प्रकार की एक कोशिका होती है जिसको क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। ये निम्न स्तर के जीवों में पाई जाने वाली कोशिका है जिसमें केवल बाहरी आवरण सेल मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा और जेनेटिक मटेरियल बस होगा। तो इसको तो डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। तो इस प्रकार क्या होता है, जो छोटी जीव होते हैं लाइक बैक्टीरिया वायरस वगैरह हो गया, उसमें पाए जाते हैं। अब ये ऑर्गेनेल होते क्या है, कोशिकांग होते क्या है, उसको हम इस लेक्चर में डिटेल से समझने वाले हैं। एक कोशिका के भीतर कौन कौन से जो है वो आपके अंग होते हैं, कौन सा अंग क्या काम करता है, उसी को हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और मैंने बताया कि पहले हम एनिमल सेल को समझेंगे, फिर कल के क्लास में हम, आगामी क्लास में आपका प्लांट सेल को जो है वो आपका समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया जंतु कोशिका। जंतु कोशिका कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। 3D में तो आपने देख लिया। चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं, 2D पे आते हैं, और एक इमेज आपको दिखाता हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे एनिमल सेल, जंतु कोशिका को, ठीक है। तो जंतु कोशिका को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो कुछ इतने प्रमुख कोशिकांग जो है यहाँ पे दिखाई देते हैं, इतने ऑर्गेनेल्स जो है आपका यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब इसको समझने के लिए बड़ा इजी है, ठीक है। देख के शुरुआत में थोड़ा सा भय लगता है, जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो तो पढ़े हुए हैं, लेकिन मेरा ये मानना रहता है कि सभी स्टूडेंट के लिए इजी है, क्योंकि 10th लेवल का आपका सिलेबस आप हर एग्जाम में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, क्या क्या आपको ऑर्गन पढ़ने हैं। अब इसमें जितने भी नाम होंगे बेटा, कोशिश करिएगा आप अंग्रेजी में ही याद रखें, क्योंकि हिंदी में याद रखना उल्टा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो देखिए लगभग मैंने कहा कि कोशिका गोलाकार संरचना के रूप में होती है। तो लगभग एक गोलाकार संरचना मैं आपके सामने जो है रख देता हूं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आप भी एक बार अपनी कॉपी में इसको जरूर बनाएं ताकि आपके भीतर ये अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। तो इस प्रकार आप मान लो कोशिका है, जैसा कि हमने देखा ये ऐसा, ठीक है। तो अब मैं एक एक करके नामकरण करते हुए भी जाऊंगा, ठीक है, जो आपको अभी डिटेल में पढ़ना है। तो ये कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है ना, इसी को कहा जाता है बेटा कोशिका झिल्ली। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, कोशिका झिल्ली, ठीक है।
कोशिका झिल्ली, इसी को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। और भी नाम है इसके, मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी सारे सारे नाम बता दूंगा तो आप कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। तो ये बाहरी आवरण हो गया कोशिका का सबसे, ठीक। अब ये जो बाहरी आवरण होता है ना, इसको डबल लेयर के रूप में याद रखना है, क्योंकि कोशिका के बाहर जो झिल्ली होती है ना बेटा, वो दोहरी झिल्ली होती है। एक एक वर्ड जो मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीजें जो मैं आपको बताऊंगा, वो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में बनेंगी। तो आप उसको अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, हमारे पीडीएफ से उसको अच्छे से रिवाइज करते हुए चलिए। कुछ छात्र मेरे को बोल रहे थे सर एमसीक्यू कराते हुए भी चलिए, तो एमसीक्यू भी कराऊंगा बेटा, लेकिन हर क्लास में नहीं कराऊंगा। 2-3 क्लासेस होंगी ना, उसके बाद एक क्लास में हम एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में एमसीक्यू आप निकालोगे तो ज्यादा क्वेश्चन निकलेगा नहीं, ठीक है। तो 2-3 क्लास पढ़ेंगे, उसके बाद हम उन 2-3 क्लासेस से जो है जितने भी मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न बन सकते हैं, उनको कवर करेंगे, राइट। तो कोशिका झिल्ली यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हुए एक चीज आपको समझ में आ गई कि कोशिका झिल्ली जो होती है, इसमें एनिमल सेल पढ़ रहे हैं ना हम, जंतु कोशिका में, वो दोहरी झिल्ली होती है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूं कि झिल्ली का काम क्या होगा। झिल्ली का काम होगा उस कोशिका को एक स्ट्रक्चर प्रदान करना, और चूंकि बाहरी झिल्ली है तो उस कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना। ये झिल्ली का क्या होता है, काम होता है। और भी काम है कोशिका झिल्ली के, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब हम अंदर बढ़े, तो अंदर देखिए क्या है, भीतर में आप देखोगे तो बहुत सारे क्या भरे होते हैं आपका, यहाँ पे अंदर में द्रव भरा रहेगा इस प्रकार से। अब मैं द्रव को ऐसे डॉट डॉट में बनाऊंगा तो उल्टा कंफ्यूजन होगा। आप ये मान लो, ये एज्यूम कर लो कि इसके भीतर जो है द्रव्य जो है वो आपका भरा हुआ है, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां से, बस आप ये एज्यूम कर लो कि इसके भीतर द्रव्य भरा हुआ है। और कोशिका के भीतर जो द्रव्य भरा हुआ होता है उसको क्या कहा जाता है भाई, उसको कहा जाता है कोशिका द्रव्य, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं क्या आपका, साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो झिल्ली आपने समझ लिया, दोहरी झिल्ली है। अब इसके भीतर एक द्रवनुमा संरचना भरा हुआ है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म जो है वो आपका कहते हैं, राइट। इतनी बातें जो है वो आपका समझ में आई, ठीक। उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं, और कौन से कोशिकांग याद रखने हैं। अब ये जो आपका कोशिका है, इस कोशिका के भीतर, इस कोशिका को चलाने वाला एक प्रमुख जो है वो आपका संरचना होता है, वो मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये ऐसा, ठीक है। ये जो संरचना है ना बेटा, इसको कहा जाता है केंद्रक। ये क्या है, केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं आपका, न्यूक्लियस, ठीक है। केंद्रक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके बनते हैं, जो आगे मैं आपको समझाने वाला हूं। तो जंतु कोशिका में एक बड़ा क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। एक फैक्ट मैं इसके बारे में बता दूं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, मतलब जंतु कोशिका के भीतर सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वो केंद्रक होता है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब ये जो आपका केंद्रक होता है ना, इसके भीतर, इसके भीतर इस प्रकार से एक और केंद्रक मान लो, केंद्रक के भीतर केंद्रक मान लो, ठीक है। केवल याद कराने का आपका एक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, केंद्रक के भीतर जो और एक संरचना होती है उसको कहते हैं केंद्रिका, केंद्रिका, ठीक है। केंद्रक के भीतर क्या पाया जाता है आपका, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका, ठीक है। इतना स्ट्रक्चर समझ में आया, धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि आपको याद होते हुए चले। सबसे बाहरी जो आपका आवरण है वो कहलाता है आपका सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, उसके भीतर जो द्रव्य भरा हुआ है वो है आपका कोशिका द्रव्य, बीच में क्या है आपका केंद्रक, केंद्रक के भीतर है आपका केंद्रिका। क्लियर है इतना चीज, ठीक है। अब आगे बढ़े, अगले कोशिकांग की ओर बढ़े, ठीक। अब देखिए क्या है, ये जो केंद्रक होता है ना, ये भी आपका दोहरी झिल्ली से इस प्रकार से घिरा रहता है।
जैसे कोशिका पूरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, केंद्रक भी जो है झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, जिसको क्या कहेंगे, केंद्रक झिल्ली कहेंगे। जैसे कोशिका की झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहा जाता है, वैसे केंद्रक की झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। इंग्लिश में कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इंग्लिश में क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कितना क्लियर है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं किनारे हो जाता हूं, एक बार देख लो इस साइड को। ठीक, क्या बताया मैंने, केंद्रक, केंद्रक के भीतर केंद्रिका, और केंद्रक जिस झिल्ली से घिरा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं, आपका केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इतनी बातें जो है वो आपका समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बाकी कोशिकांग की ओर जो है वो आपके आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से कोशिकांग जो है आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक, अब आप देखिए, ये जो आपका पूरा कोशिका आपको दिखाई दे रहा है, उसके भीतर जो है वो आपका केंद्रक दिखाई दे रहा है। तो केंद्रक अपने स्थान से भटके मत, केंद्रक अपने स्थान में बने रहे, इसके लिए कुछ संरचना आप दिमाग में याद रखो। ठीक है, इस प्रकार केंद्रक से चिपका हुआ एक संरचना होता है। मैंने बोला कि कोशिश करना कि आप भी अपने कॉपी में, नोट्स में जो इसको एक बार बना के देखो, ताकि आपके दिमाग में एक बार ये ऐसे बैठ जाए। कुछ केंद्रक से चिपके हुए रहते हैं, कुछ केंद्रक के पास रहते हैं, कुछ केंद्रक से दूर रहते हैं। मैं दो ही बना रहा हूं। ठीक है, अब ये जो आपका संरचना होती है ना, इसको कहते हैं बेटा ई आर। क्या कहते हैं इसको, ई आर। अब इसका हिंदी नाम मैं बाद में बताऊंगा, पहला इंग्लिश नाम सुन लो। ई आर मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेक्टिकुलम भी प्रोनाउंसिएट करते हैं, लेकिन रेटिकुलम याद रखो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला भी है और ये वाला भी सेम है। ठीक है, अब मैं दो बताया हूं, इसका मतलब दो की संख्या में ही नहीं रहते, और भी रहते हैं, बट ज्यादा मैं बनाऊंगा तो फिर उल्टा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये भी क्या है बेटा, ई आर है, वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हिंदी में कहते हैं अंतः प्रद्यव्ययी जालिका। अंतः प्रद्यव्ययी जालिका, मैंने कहा ना कई बार हिंदी नाम ज्यादा कठिन हो जाता है। ई आर बढ़िया याद रख लो, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में कहते हैं अंतः प्रद्यव्ययी जालिका। अभी अंतः प्रद्यव्ययी जालिका का मैं आगे आपको काम बताऊंगा। एक छोटा सा काम आपको ये बता देता हूं कि ये जो अंतः प्रद्यव्ययी जालिका है, ये केंद्रक को और कोशिका को जो है एक प्रकार का यांत्रिक सहारा जो है प्रदान करती है, सपोर्ट प्रदान करती है, अपने स्थान पर वो आपका बना के रखती है। ठीक है, अभी जो ईआर होता है ना बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो प्रकार का होता है। कैसे दो प्रकार का, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कुछ जो आपके ईआर होंगे, मैं एक दूसरे कलर में आपको बना के बता रहा हूं इसको। कुछ ईआर होंगे, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, जिसमें जो है इस प्रकार के डॉट दिखाई देंगे आपको, बिंदु नुमा संरचना दिखाई देंगे। सब में नहीं दिखाई देंगे, इसीलिए मैं दूसरे वाले में नहीं बना रहा हूं, केवल एक में जो है आपका इस प्रकार से बिंदु नुमा संरचना जो है वो आपका बना रहा हूं। ठीक है, तो जिस ईआर में ऐसे बिंदुनुमा संरचना बने हुए जो है वो आपका दिखाई देते हैं, ठीक है, उसको रफ ईआर कहते हैं। रफ ईआर, जाहिर सी बात है भाई, कुछ बिंदु बिंदु ऐसा चिपका रहेगा तो खुरदुरा दिखाई देगा ना, तो हिंदी में कहेंगे खुरदुरी अंतः प्रद्यव्ययी जालिका। बड़ा कठिन नाम है। ठीक है, खुरदुरी अंतः प्रद्यव्ययी जालिका, इसीलिए मैंने कहा कि इंग्लिश में याद रखो रफ ईआर, जिसमें ऐसे डॉट 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 बिंदु नुमा संरचना पाई जाती है ना, उसको रफ ईआर कहते हैं। और कुछ होंगे जिसमें ऐसा कोई संरचना नहीं पाया जाएगा, प्लेन पाया जाएगा। तो जो प्लेन पाया जाएगा ना, जिसमें ऐसा डॉट वगैरह नहीं पाया जाएगा, उसको स्मूथ ईआर कहते हैं। चिकनी अंतः प्रद्यव्ययी जालिका, चिकनी अंतः प्रद्यव्ययी जालिका। ठीक है, नाम ही कितना बकवास लग रहा है। ठीक है, हिंदी में तो आप ये याद रखो, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। रफ ईआर जिसमें ऐसे दाने चिपके रहेंगे, और स्मूथ ईआर जिसमें किसी प्रकार का दाना नहीं रहेगा। अभी जो दाना वर्ड यूज कर रहा हूं, ये दाना है क्या ये भी जान लो। ठीक है, ईआर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो इस प्रकार के दाने चिपके रहते हैं,
उन दानों को क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, ये जो दाना चिपका हुआ है इस प्रकार से, ये दाना एक कोशिकांग है जिसका नाम क्या है, राइबोसोम। ठीक है, तो जो ईआर में, रफ ईआर में जो दाने चिपके हुए होते हैं वो एक्चुअल में क्या है, आपके राइबोसोम है। अब आप ये मत समझना कि राइबोसोम ईआर में ही चिपके हुए मिलते हैं। राइबोसोम कोशिका के मतलब ईआर के बाहर भी कोशिका में ऐसे स्वतंत्र रूप से भी मिलेंगे, इसीलिए मैं बाहर में भी डॉट डॉट बना दे रहा हूं। तो जो ईआर में चिपका हुआ है वो भी राइबोसोम है, और जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है ये भी क्या है, राइबोसोम। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि राइबोसोम दो तरह से जो है पाए जाते हैं कोशिका के भीतर। कुछ राइबोसोम ईआर से चिपके हुए मिलेंगे और कुछ राइबोसोम आपको स्वतंत्र अवस्था में उस कोशिका में तैरते हुए मिलेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने जितना स्ट्रक्चर आपको बताया उसको एक रिवाइज करूं, फिर आपका और स्ट्रक्चर इसमें बनाना है, आगे बढ़ेंगे। मैंने सबसे पहले बताया कि कोशिका के भीतर, कोशिका के चारों ओर जो आवरण है, झिल्ली है, वो है कोशिका झिल्ली, दोहरी झिल्ली होती है। उसके भीतर जो द्रव्य भरा हुआ होता है उसको कोशिका द्रव्य जो है वो आपका कहा जाता है। कोशिका के भीतर लाल कलर में जो बड़ी संरचना मैंने आपको बनाई है वो है केंद्रक। केंद्रक के भीतर होता है केंद्रिका। केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसको केंद्रक झिल्ली जो है वो आपका कहा जाता है। अब इस केंद्रक से लगा हुआ इस प्रकार का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है जो केंद्रक को सपोर्ट प्रदान करता है, झिल्ली को सपोर्ट प्रदान करता है, कोशिका को सपोर्ट प्रदान करता है। इसको कहते हैं ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। ऐसे ईआर जिसमें राइबोसोम चिपके हुए होते हैं ऐसे दाने की भांति, उनको रफ ईआर कहते हैं। और ऐसे ईआर जिसमें राइबोसोम नहीं चिपके हुए होते उनको स्मूथ ईआर कहते हैं। ठीक है, और ये जो चिपके हुए दाने हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ईआर में, ये एक्चुअल में है क्या, ये है राइबोसोम। तो जरूरी नहीं, मैंने बताया राइबोसोम ईआर में चिपके हुए भी मिलते हैं, और राइबोसोम जो है इस प्रकार से स्वतंत्र अवस्था में कोशिका में तैरते हुए भी जो है वो आपके मिलते हैं। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर जो है वो आपका समझ में आ गया। आगे बढ़े। ठीक है, अब हम अगले स्ट्रक्चर की ओर जो है वो आपका आगे बढ़ते हैं जो आपको समझना है। कोशिका में क्या है, कुछ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं सबको अलग अलग कलर में बनाऊं। प्लेट लाइक, जैसे प्लेट लाइक, ये एक प्लेट बनाया। ठीक है, थोड़ा जूम करके बता दूं क्या, ये ऐसा प्लेट बनाया। एक प्लेट के नीचे मैंने दूसरा प्लेट रख दिया, दूसरे प्लेट के नीचे मैंने तीसरा प्लेट रख दिया, तीसरे प्लेट के नीचे मैंने चौथा प्लेट रख दिया, चौथे प्लेट के नीचे मैंने पांचवा प्लेट रख दिया। एक आध ठो और बना दें ऐसा। ठीक है, जगह है, थोड़ा छोटा बना देते हैं। ये एक प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, चौथा प्लेट। बार बार मैं प्लेट वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि ये जो मैंने एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, तस्तरी नुमा संरचना जो मैंने बनाया है, इस अंग का नाम है गोल्जी काय। गोल्जी काय, इंग्लिश में कहेंगे गोल्जी बॉडी। इंग्लिश में क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी। ठीक है, राइबोसोम का इंग्लिश नाम, राइबोसोम एक्चुअल में इंग्लिश नाम ही है तो उसका क्या इंग्लिश नाम मैं बताऊं, तो गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये भी गोल्जी बॉडी है, ये भी गोल्जी बॉडी है, नामकरण में एक ही का कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि दो ही गोल्जी बॉडी होते हैं, और होते हैं। आप ये मत समझना कि सर जितना स्ट्रक्चर बना रहे हैं उतने ही संख्या में रहते हैं, क्या, नहीं, सबको तो भर नहीं सकते ना यहाँ पे। ठीक, तो गोल्जी बॉडी एक्चुअल में होता क्या है कि कोशिका के भीतर कुछ तस्तरी नुमा संरचना, कुछ प्लेट नुमा संरचना, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय कहते हैं। सब जितना भी मैं आपको कोशिकांग बता रहा हूँ बेटा, सबका एक एक का स्पेसिफिक काम है और एक एक से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अभी तो शुरुआत है, केवल हम नामकरण देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक एक को इंडिविजुअल पढ़ते हुए जो है वो आपका चलेंगे। ठीक, आगे बढ़े। इतने कोशिकांग जो है वो आपको समझ में आए। ठीक है, गोल्जी बॉडी आपने देख लिया, जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एक प्लेट के ऊपर मतलब दूसरा प्लेट, दूसरे के ऊपर तीसरा प्लेट, इस प्रकार जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा उसको कहा जाता है गोल्जी बॉडी। ठीक है, इसको हिंदी में गोल्जी काय कहते हैं, इंग्लिश में गोल्जी बॉडी जो है वो आपका कहा जाता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, कोशिका के भीतर ऐसे कुछ
छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। कैसे भाई? चलिए अगला कलर मैं उठा ले रहा हूँ। इस प्रकार से ऐसा, ऐसा दिख पा रहा है आपको कि नहीं दिख पा रहा है? जूम करके चलो बता रहा हूँ। ऐसा, ठीक है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा, इस प्रकार से। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है लाइजोसोम। क्या कहलाता है? लाइजोसोम। हिंदी में लाइसोसोम, ठीक है। पढ़ने पढ़ने का तरीका, हिंदी में पढ़ोगे तो पढ़ते हैं लाइसोसोम, और इंग्लिश में जब प्रोनाउंसिएट करते हैं तो ये बोलते हैं लाइजोसोम। तो हिंदी इंग्लिश एक ही नाम है, ठीक है। अब ये लाइजोसोम से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेल ऑर्गेनेल है। इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है कि निम्न में से किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? आंसर दिया जाता है लाइजोसोम, है ना। सुसाइडल बैग कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है आगे हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक कोशिकांग आपको दिखाई दिया लाइजोसोम, जिस प्रकार से गोलाकार संरचना के रूप में जो है कोशिका के भीतर जो है वो दिखाई देता है। अब कोशिका के भीतर एक मैं बड़ी महत्वपूर्ण संरचना बनाने वाला हूं, उसके लिए जगह नहीं दिखाई दे रहा है बेटा, तो मैं एक गोल्जी बॉडी को मिटा दे रहा हूं, ठीक है। ये गोल्जी बॉडी को मैं हटा दिया, एक तो बनाया हूं ना, दो दो रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ कोशिका के भीतर। कोशिका के भीतर एक चप्पल जैसे संरचना बनाओ बेटा। किस कलर में बनाएं? चलो हम इसको बना लेते हैं थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर में, ठीक है। नहीं, ग्रीन कलर में बनाएंगे, चलिए ठीक है, लाइट ग्रीन। तो एक चप्पल जैसी संरचना ऐसी होती है, जैसे एक चप्पल रहता है ना, ऐसा मान लो, ये चप्पल जैसी संरचना, ठीक है, ऐसा संरचना मान लो, ठीक। और ये संरचना और थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो कैसे रहेगी? इसके भीतर क्या स्ट्रक्चर रहेगा? ये कुछ ऐसा रहता है, ऐसा, गॉट इट, ऐसा। एक ही बना रहा हूं, और भी रहते हैं लेकिन एक ही बना रहा हूं, ज्यादा बनाएंगे तो फिर भर जाता है, ठीक है। ये जो इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण संरचना है। इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इंग्लिश हिंदी एक ही नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? उत्तर लिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों, मैं आगे समझाऊंगा। तो ये एक ऑर्गेनल समझ में आया आपको, क्या है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो आपका ये अंग है, किसका? कोशिका का। कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका का श्वसन स्थल, यहीं से कोशिका चलती है, मतलब इसके ऊर्जा से चलती है। वो क्या है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। दो स्ट्रक्चर और बता रहा हूं बेटा, उसके बाद फिर हमारा जो मेन स्ट्रक्चर है वो जंतु कोशिका का वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम एक एक को पढ़ना जो है वो आपका चालू करेंगे, ठीक है। अब जंतु कोशिका के भीतर ना कुछ स्टार लाइक, तारा के समान संरचना पाई जाती है। स्टार लाइक स्ट्रक्चर ब्लैक कलर में ही बना दे रहा हूं, जैसे ऐसा कुछ दिख रहा था, ऐसा 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 ऐसा। इसके भीतर कुछ ऐसे ऐसे दाने रहते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो जंतु कोशिका के भीतर जो इस प्रकार से स्टार लाइक स्ट्रक्चर दिखाई आपको दे रहा है, उसको कहते हैं बेटा तारक काय। तारा के समान दिखाई दे रहा है ना, इसीलिए उसको कहते हैं क्या? तारक काय, हिंदी नाम है, ठीक है। इंग्लिश में इसको सेंट्रोसोम कहा जाता है, सेंट्रोसोम, तारक काय, जिसमें भी याद रखना है आपको याद रख लीजिए, ठीक है। लास्ट स्ट्रक्चर की ओर मैं बढ़ता हूं। जंतु कोशिका में कुछ खाली स्थान रहते हैं, बहुत कम मात्रा में रहते हैं। खाली स्थान ज्यादा आपको मिलेंगे पादप कोशिका में, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूं कि जंतु कोशिका में होता क्या है कि कुछ इस प्रकार से गैप गैप खाली स्थान आपको दिखाई देगा, ऐसा खाली स्थान, है ना। हमेशा के लिए नहीं रहेगा, वो एक जगह रहता है, फिर भर जाता है, फिर दूसरे जगह उभरता है, फिर भर जाता है। तो ये जो खाली स्थान है ना, खाली स्थान को क्या कहते हैं? रिक्तिका, रिक्त स्थान, खाली स्थान, रिक्त वर्ड से बना है रिक्तिका। इंग्लिश में वैक्यूल्स, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वैक्यूल्स कहा जाता है। तो जंतु कोशिका में ये बहुत कम मात्रा में और अस्थायी होती हैं,
ठीक है, जरूरी नहीं कि है तो हमेशा रहेगी, वो आपका समाप्त भी हो जाती है। इतने सारे स्ट्रक्चर आपको जंतु कोशिका में पढ़ने हैं बेटा। ठीक है, एक बार मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है ना, उसका एक रिवीजन करा दे रहा हूं मैं आपके सामने। फिर हम जो आपका प्रिंटेड स्ट्रक्चर जो मैंने पहले से रखा है उससे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने से जो है आपका हट जाता हूं, ताकि आप थोड़ा सा देखो स्क्रीन पे। ठीक है, अब देखो, इसमें मैं बताते हुए चल रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, कोशिका के बाहर झिल्ली नुमा संरचना जो रहती है इस प्रकार से, वो है कोशिका झिल्ली। ठीक है, दोहरी झिल्ली होती है। इसके भीतर द्रव्य भरा रहता है, वो कहलाता है कोशिका द्रव्य। मैं इंग्लिश में थोड़ा कम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेजोरिटी जो स्टूडेंट की है वो हिंदी मीडियम वालों की है, लेकिन मैं इंग्लिश में बताते हुए चल रहा हूँ। लेकिन बार बार हिंदी इंग्लिश करूंगा तो हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो मैं लिख दे रहा हूँ इंग्लिश में, जो है इंग्लिश मीडियम वाले उसको थोड़ा देख लें। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, ये आपका केंद्रक। केंद्रक के भीतर केंद्रिका, और केंद्रक में जो झिल्ली पाई जाती है वो कहलाती है क्या, केंद्रक झिल्ली। इसी से जुड़ा हुआ इस प्रकार का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, जो कि है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रकार से यहां भी मैंने एक बनाया। ये ईआर दो प्रकार का होता है, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। रफ ईआर जिसमें इस प्रकार से राइबोसोम जो है वो आपके चिपके रहते हैं, वो रफ ईआर कहलाते हैं। जिसमें नहीं चिपके रहते वो स्मूथ ईआर कहलाता है। और ये जो है वो क्या है, राइबोसोम। ये राइबोसोम केवल ईआर से चिपका हुआ नहीं मिलता है, ये राइबोसोम कोशिका में स्वतंत्र अवस्था में भी जो है वो आपका पाया जाता है। क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको एक तस्तरी सुन्नुमा संरचना, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बताया, जिसको कहा जाता है गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। ये हमने देखा। फिर मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से छोटी छोटी संरचना जो है वो आपका पाई जाती है, इसको कहते हैं क्या, लाइजोसोम। क्लियर। ठीक है, उसके बाद एक चप्पल नुमा संरचना मैंने आपको बताया। ठीक है, ये क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। फिर मैंने आपको एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर बताया, तारानुमा संरचना, जो कि कहलाता है तारक काय, इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम। राइट। और अंतिम में मैंने बताया कि कोशिका की, जंतु कोशिका के भीतर कुछ खाली स्थान, गैप, रिक्तियां पाई जाती हैं, जिसको रिक्तिका या वैक्यूल्स कहते हैं, अस्थायी होते हैं या समाप्त भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा क्या, आपका जंतु कोशिका का मेरे द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर। एस सिंपल एस जितना बन सकता था वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ओके, आगे बढ़े, बहुत कुछ पढ़ना है आज के क्लास में, तो अपन आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए, पढ़ाऊंगा मैं यहां से। ठीक है, नाम यहाँ पे इंग्लिश में ही लिखे हुए हैं, तो आप इसको इंग्लिश में ही याद रखें, याद करना आसान होगा। अभी मैं पढ़ाऊंगा तो इसको समझना भी क्या होगा, आपका आसान होगा। एक एक करके हर अंक को हम पढ़ते हुए अब चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिस क्रम में मैंने आपको बताया है उसी क्रम में मैं पढ़ाते हुए चलूंगा। सबसे पहले अंग से हम शुरुआत करते हैं, जो कि है आपका कोशिका झिल्ली। ठीक है, क्या है आपका कोशिका झिल्ली। थोड़ा इस किनारे आ जाता हूं मैं ताकि आप देख पाओ। ओके, तो कोशिका झिल्ली के बारे में क्या क्या चीजें याद रखनी है, कुछ तो मैं स्ट्रक्चर को बनाने के दौरान ही आपको बता दिया हूं कि इतनी चीजें जो है आपका इस कोशिकांग के बारे में याद रखना है आपको। ठीक है, तो देखो कोशिका झिल्ली में सबसे पहले तो ये जो बाहरी आवरण आपको दिखाई दे रहा है कोशिका में, ये क्या है, ये है कोशिका झिल्ली। फटाफट हम पढ़ते हुए चलते हैं, बहुत ही इजी है। ठीक, सबसे पहला चीज जो आपको कोशिका झिल्ली के बारे में याद रखना है कि कोशिका झिल्ली के और भी नाम हैं। कोशिका झिल्ली को हिंदी में ही प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, पहला चीज। इंग्लिश में कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। या कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। मैं सभी नाम इसलिए बता दे रहा हूं बेटा, ताकि एग्जाम में किसी भी नाम से आए तो आप कंफ्यूज मत हो। सेल मेम्ब्रेन बोले, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले, कोशिका झिल्ली बोले, प्लाज्मा झिल्ली बोले, एक ही बात है। क्या क्या चीजें याद रखोगे, सबसे पहला चीज याद रखोगे कि ये कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है, आउटर लेयर ऑफ द सेल। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण आउटर लेयर ऑफ द सेल है। और ये जो आपका कोशिका झिल्ली होती है, नॉर्मली तो दोहरी झिल्ली होती है, लेकिन ये बना होता है किससे, प्रोटीन एवं लिपिड से।
प्रोटीन एवं लिपिड से। किससे बना होता है? प्रोटीन एवं लिपिड। प्रोटीन एवं लिपिड का आपका 3 लेयर रहता है इसमें, 3 लेयर। तो इससे आप कंफ्यूज जाओगे, सर 3 लेयर वाली झिल्ली रहती है क्या? ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना। प्रोटीन और लिपिड का 3 लेयर रहता है, झिल्ली का 2 लेयर रहता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका कोशिका झिल्ली। किससे बना होता है अगर आपसे ये पूछे, तो कोशिका झिल्ली बना होता है किससे? प्रोटीन एंड किससे? आपका लिपिड से। ठीक है, ये पूछ सकता है आपको एग्जाम में, किससे बना होता है? प्रोटीन और लिपिड से। उसके बाद इस कोशिका झिल्ली के कुछ आपको गुण याद रखना है कि किस प्रकार की कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है ना, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसा मेम्ब्रेन होता है? सेमी परमिएबल। अब देखो, झिल्ली 3 प्रकार की होती है। एक होता है अपारगम्य झिल्ली, जिसमें से कुछ भी चीज पार नहीं हो सकता। ठीक है। एक होता है पारगम्य झिल्ली, जिसमें से हर चीज पार हो सकता है। और एक होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली, जिसमें सेलेक्टिव चीजें, चुनी हुई चीजें ही पार हो सकती हैं। मतलब कुछ चीज पार होगी, कुछ चीज उसमें पार नहीं होगी। ये कोशिका झिल्ली भी उसी प्रकार से होती है बेटा। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, चुने हुए चीज इसमें पार हो सकते हैं, सभी चीज पार नहीं हो सकते हैं। मतलब इसकी जो पारगम्यता है वो किस प्रकार की होती है? चयनात्मक पारगम्यता। चयनात्मक पारगम्यता। ठीक है। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, सेलेक्टेड चीजों को ही अपने में से पार होने देती है, तभी ये क्या कहलाया? सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, चयनात्मक पारगम्यता होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, इतने में आपको ये समझ में आ गया कि मेन जो कोशिका झिल्ली का कार्य होता है वो कार्य क्या होगा। सबसे पहले तो कोशिका को ये सुरक्षा प्रदान करेगा, और दूसरा ये किसका काम करता है? पारगमन का काम करता है। चीजों को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर करना। ठीक है, व्यर्थ पदार्थों को बाहर करना, और जो चीजें भीतर आनी है उनको भीतर आने देता है। ये सेलेक्टिव चीजों को आने देता है, तो इसका मेन काम हो जाता है पारगमन और सुरक्षा। बस इतनी बातें आपको कोशिका झिल्ली के बारे में याद रखनी है। अंतिम में मैं हमारे नोट्स से रिवीजन भी करा दूंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज आउटर लेयर ऑफ द सेल है, कोशिका का बाहरी आवरण है। प्रोटीन और लिपिड के 3 लेयर से ये आपका बना होता है। किस प्रकार की झिल्ली होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जो चुनी हुई चीजों को अपने में से जाने देती है। चयनात्मक पारगम्यता होता है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिसमें सेलेक्टिव परमिएबिलिटी जो है वो पाई जाती है। इसका मेन काम क्या होता है? पारगमन और आपका सुरक्षा। आगे बढ़े। अब इसके भीतर देखो क्या पाया जाता है? आपका कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसमें कोशिका के भीतर जो द्रव लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य के नाम से जो है वो आपका जाना जाता है। अब जैसे मैंने आपको अलग अलग नाम बताए कोशिका झिल्ली के, उसी प्रकार से कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी नाम। इंग्लिश में कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहा जाता है, या इसको प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म बोले या कोशिका द्रव्य बोले, जीव द्रव्य बोले, एक ही बात है। तो ये क्या है एक्चुअल में? ये है कोशिका के भीतर भरा हुआ तरल पदार्थ, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इससे क्या क्वेश्चन बनता है बेटा? ये जो आपका कोशिका द्रव्य है, जो एक तरल पदार्थ होता है, इसको जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? जीवन का भौतिक आधार। डायरेक्ट पूछेगा जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है, उत्तर लेना है आपको कोशिका द्रव्य। रीजन क्या है कि ये द्रव्य के भीतर ही हर ऑर्गेनेल है, हर अंग है जो अपनी क्रियाएं कर रहे हैं। इसके भीतर सबका अलग अलग फंक्शन है, भी हम आगे देखने वाले हैं। तो चूंकि इसी कोशिका द्रव्य के भीतर सारी जो जैविक क्रियाएं होती हैं ना, वो संपन्न होती हैं, इसीलिए इसको जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। गॉट इट? क्लियर है?
इसी कोशिका द्रव्य के भीतर सारी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, इसीलिए इसे जीवन का क्या कहा जाता है, भौतिक आधार कहा जाता है। अब मैंने ये बताया कि ये तरल पदार्थ है, तो इस तरल पदार्थ की निर्माण कैसे होती है, किन किन चीजों से ये बना होता है, आप ये भी याद रख लो। तो ये जो आपका तरल पदार्थ होता है ना, इस तरल पदार्थ में तो आपका सबसे मेन होता है पानी। 90% जो होता है बेटा क्या होता है, जल होता है। 90% क्या होता है, पानी होता है। 7% के आसपास इसमें जो है वो आपका प्रोटीन्स होते हैं, और 1% इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। बच गए जो बाकी परसेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें शेष अन्य पदार्थ होते हैं। मेन मेन तो इतना कंपोजिशन इसका जो है आपका याद रख लो। 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 1% के कार्बोहाइड्रेट होता है, बाकी अदर इसमें मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य के बारे में याद रखनी है। कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, लिक्विड है ना, तरल पदार्थ है। इसको जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी जैविक क्रियाएं जो हैं वो आपके संपन्न होती हैं। कोशिका द्रव्य का यदि हम केमिकल कंपोजिशन देखें, उसका रासायनिक संगठन देखें, तो उसमें 90% जल, 7% प्रोटीन, 1% कार्बोहाइड्रेट और शेष बाकी पदार्थ होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? इसको कहते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक। बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग। पहला चीज याद रख लो कुछ भी बताने से पहले, कि केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। जिनका जिनका मैं खोज करता बताऊंगा ना, उन्हीं उन्हीं का याद रखना, सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक में कंफ्यूज मत होना बेटा। कुछ बच्चे रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक में कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं कंफ्यूजन यहाँ पे दूर कर दूं। एक क्या है, रॉबर्ट ब्राउन है, इसको मैंने आज बताया है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था रॉबर्ट हुक के बारे में। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के भीतर के केंद्रक को खोजा है। ठीक है, तो केंद्रक के खोजकर्ता कौन है आपके? रॉबर्ट ब्राउन। बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। क्या क्या महत्वपूर्ण है इसमें? कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है पूछेगा? केंद्रक। साथ ही साथ जंतु कोशिका का, चूंकि हम एनिमल सेल पढ़ रहे हैं ना, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग मतलब जंतु कोशिका में बहुत सारे स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। केंद्रक बताया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया, गोल्जी बॉडी बताया, लाइसोसोम बताया, माइटोकॉन्ड्रिया बताया। इन सब में सबसे बड़ा केंद्रक होता है। क्लियर है? जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है आपका? केंद्रक होता है, और सबसे महत्वपूर्ण भाग भी होता है। इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। कोशिका का ब्रेन भी जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है अलग अलग एग्जाम में। कोशिका का ब्रेन किसको कहा जाता है आपका? केंद्रक को। ठीक है, इसके चारों ओर झिल्ली होती है, जिसको क्या कहा जाता है? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। वो भी दोहरी झिल्ली होती है। ठीक है, तो इसके चारों ओर होती है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक के चारों ओर होती है केंद्रक झिल्ली। ये भी कैसी झिल्ली होती है? दोहरी झिल्ली होती है, डबल लेयर होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको केंद्रक के बारे में याद रखनी है। क्या है ये केंद्रक है। ठीक, तो केंद्रक के खोज किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। सबसे महत्वपूर्ण अंग है कोशिका का। कोशिका का इसको मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। और ये जंतु कोशिका का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, सभी अंगों में सबसे बड़ा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, कई बार पूछा है। और इसके बाहर जो झिल्ली होती है उसको कहते हैं आपका केंद्रक झिल्ली। ये भी दोहरी झिल्ली होती है।
ठीक है बेटा, आगे बढ़े। केंद्रक के भीतर की चीज को देख लेते हैं, जो कि है क्या आपका केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, ये वाला हिस्सा, ये है क्या आपका केंद्रिका। ठीक है, तो केंद्रक के भीतर क्या पाई जाती है, केंद्रिका। अब मैं इसको अलग से थोड़ा सा समझा रहा हूं यहां पे। ये ऐसा केंद्रक मान लो और उसके भीतर क्या मान लो, ये केंद्रिका मान लो। आई बात समझ में ना। ठीक है, ये बाहर वाला क्या हो गया, ये केंद्रक है बेटा, और भीतर वाला क्या है, केंद्रिका है। ठीक है, अब इसमें मेन क्या याद रखना है, जो इस चित्र में नहीं दिया गया है मैं बना देता हूं। इस केंद्रक और केंद्रिका के भीतर, मतलब केंद्रक और केंद्रिका के बीच में जो गैप है ना, उसमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, धागे नुमा संरचना पाई जाती है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा संरचना जो है वो आपका पाई जाती है। यहां भी बना दे रहा हूं भाई, इंटरनेट वाले ने नहीं बनाया, मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, ये जो धागे नुमा संरचना है बेटा, इसको क्रोमैटिन कहते हैं, क्रोमैटिन। ठीक है, ये धागे नुमा संरचना क्या कहलाती है, क्रोमैटिन कहलाती है। ठीक है, इस क्रोमैटिन से क्रोमोसोम का निर्माण होता है। इस क्रोमैटिन से किसका निर्माण होता है, क्रोमोसोम का निर्माण होता है। यही क्रोमोसोम हिंदी में कहलाता है गुणसूत्र, और ये गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। आनुवांशिक लक्षण, डीएनए मान लो, इजी में डीएनए के वाहक होते हैं। देखो, हम जो है अपने मम्मी पापा के समान दिखाई देते हैं, बच्चे अपने माता पिता के समान दिखाई देते हैं, अपने पूर्वजों के समान दिखाई देते हैं। उसका कारण है आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आपका स्थानांतरित होना। ठीक है, तो इन आनुवांशिक लक्षणों के वाहक कौन होते हैं, डीएनए होते हैं। ये डीएनए किसमें पाए जाते हैं, गुणसूत्र में पाए जाते हैं। गुणसूत्र को ही कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, क्रोमैटिन से बना हुआ है। और ये क्रोमैटिन कहां पाया जाता है, केंद्रक और केंद्रिका के बीच में। उल्टा लेकर के चला गया, आपको फिर से बता दे रहा हूं। केंद्रक हो गया ये बेटा, ये हो गया केंद्रिका, इसके बीच में ऐसा धागे नुमा संरचना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपका पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, क्रोमैटिन कहा जाता है। ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम का निर्माण करता है या गुणसूत्र का निर्माण करता है, जो कि आनुवांशिक लक्षण डीएनए वगैरह के क्या होते हैं, वाहक होते हैं। आगे बढ़े, बहुत कुछ पढ़ना है अभी अपने को। चलिए, उसके बाद है अंतःप्रद्यव्ययी जालिका। यहाँ पे पता नहीं क्या अलग लिख दिया है इसने, ये अंत है भाई। ठीक है, अंतःप्रद्यव्ययी जालिका, ये अ है। ओके, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईआर कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ईआर। अब मैं आपको जब स्ट्रक्चर इसका बता रहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो मैं आपको बताया था, यहां पे फिर से मैं थोड़ा जूम करके आपको बता दे रहा हूं। ये देखो, ये वाला एक ईआर आपको दिखाई दे रहा है, ये 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 भी ईआर है, ये भी ईआर है। तो ये जो ईआर है, ये बीच के जो आपके तीन दिखाई दे रहे हैं, इसमें देखो डॉट 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 राइबोसोम चिपके हुए हैं। तो ये क्या है, आपके रफ ईआर है। ठीक है, और इनमें देखना, ये वाले में और ये वाले में नहीं चिपका हुआ है, तो ये स्मूथ ईआर है। तो आपको मैं समझा चुका हूं कि राइबोसोम चिपके रहने के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये राइबोसोम के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम के आधार पर इसके कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। पहला स्मूथ ईआर, चिकनी अंतःप्रद्यव्ययी जालिका। ठीक है, और रफ ईआर, खुरदुरी अंतःप्रद्यव्ययी जालिका। स्मूथ ईआर, उसमें राइबोसोम नहीं रहेगा, विदाउट राइबोसोम, विदाउट राइबोसोम।
रफ ईआर उसमें क्या चिपका हुआ है, राइबोसोम चिपका हुआ है, तो विथ राइबोसोम है ये। तो जो ईआर विथ राइबोसोम है वो खुरदुरा होगा, रफ ईआर होगा वो। और जो ईआर विदाउट राइबोसोम है उसमें कुछ भी नहीं है, वो चिकना होगा, वो स्मूथ ईआर कहलाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू राइबोसोम इसके दो टाइप होते हैं, स्मूथ ईआर विदाउट राइबोसोम, रफ ईआर विद राइबोसोम। क्लियर है? बस अंतः प्रद्युम्न जालिका के बारे में याद रखो। हाँ, इसका कार्य याद रख सकते हो। इसका कार्य मैं आपको स्ट्रक्चर बनाने के दौरान बता दिया हूं कि ये जो होता है ना, ये कोशिका को एवं जो हमारा केंद्रक होता है उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। कोशिका और केंद्रक को ये आंतरिक सहारा प्रदान करता है। गॉट इट? आगे बढ़े, चलो। अब इस ईआर से क्या चिपका हुआ है, राइबोसोम चिपके हुए हैं। तो चलो हम राइबोसोम की ओर बढ़ते हैं। राइबोसोम हिंदी इंग्लिश में एक ही नाम है भाई, राइबोसोम। ठीक है, शुद्ध हिंदी में कुछ और नाम हो सकता है, मैंने तो अपने अध्ययन के दौरान यही पढ़ा है। ठीक है, तो राइबोसोम के बारे में सबसे पहला चीज जो आपको याद रखना है, जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ सकता है, कि ये जो राइबोसोम है ये जंतु कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। राइबोसोम जंतु कोशिका का सबसे छोटा क्या है आपका कोशिकांग। जैसे जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या बताया मैंने, केंद्रक, और सबसे छोटा कोशिकांग क्या है आपका, राइबोसोम। ठीक है, ये इतना छोटा होता है ना कि इसकी खोज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के खोज के बाद हुई है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को किसने खोजा है, नाल एवं रस्का ने। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब खोजा गया और जब कोशिका को एकदम जूम किया गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किसी भी वस्तु को 2 से 5 लाख गुना बड़ा करके दिखा सकते हैं, तब जाकर के खोज पाए राइबोसोम की अच्छा ऐसा एक स्ट्रक्चर भी है कोशिका के भीतर, ये इतना छोटा होता है। ठीक है, ये राइबोसोम जो है ये ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपकी हुई भी पाई जाती है एवं कोशिका में स्वतंत्र अवस्था में भी पाई जाती है। दोनों रूपों में पाया जाता है ना, मैं आपको बताया था स्ट्रक्चर बनाने के दौरान कि राइबोसोम ईआर में चिपका हुआ भी पाया जाता है और कोशिका द्रव्य में साधारणतः घूमता हुआ स्वतंत्र अवस्था में भी जो है वो आपका पाया जाता है। ठीक है, इस राइबोसोम का मेन कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राइबोसोम का मेन काम क्या है। राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, जिसके चलते राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इस प्रकार के कुछ टैग है ना कि कोशिका का ब्रेन किसको कहते हैं, आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, आंसर लेना है क्या आपका, राइबोसोम। कई लोग बोलते हैं सर कोडिंग करके पढ़ा दो, ट्रिक से पढ़ा दो। नहीं आता बेटा, मेरे को कोडिंग ट्रिक उतना नहीं आता, मैं समझा सकता हूं आपको, आप चाहे तो समझ लीजिए, नहीं तो जो कोडिंग डिकोडिंग करता है उनसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जहां पे संभव है, जहां पे एकदम क्लिष्ट होता है वहां पे मैं बता देता हूं, लेकिन जो चीज समझने वाला है ना उसको समझ के पढ़ेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस का मेन काम होता है किसका, राइबोसोम का। प्रोटीन की फैक्ट्री इसको जो है आपका कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताया था पिछले क्लास में कि ये राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S 70S और 80S। 70S प्रकार का राइबोसोम और 80S प्रकार का राइबोसोम आपको रिवीजन हो जाएगा। पिछले क्लास में मैंने बताया था 70S प्रकार का जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जो निम्न स्तरीय कोशिकाएं होती है उसमें पाया जाता है। और जो 80S प्रकार का राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जो विकसित कोशिकाएं होती है ना उसमें पाया जाता है। तो राइबोसोम के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है कि राइबोसोम जंतु कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपकी हुई भी होती हैं और कोशिका में स्वतंत्र अवस्था में भी पाई जाती हैं। इनका मेन काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, और इनको इसीलिए प्रोटीन की फैक्ट्री जो है वो आपका कहा जाता है।
ये दो प्रकार की होती हैं, 70s 80s। 70s प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और 80s यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, अगले कोशिकांग की ओर बढ़ते हैं जो कि है गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, क्या आपका गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो मैं आपको बताया था कि जो कोशिका में इस प्रकार से तस्तरी नुमा संरचना होती है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर वाले जो आपके अंग हैं इन्हीं को क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय कहते हैं। तो इनका जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, तस्तरी नुमा संरचना जो है गोल्जी बॉडी की होती है। ठीक है, गोल्जी बॉडी की खोज करता है, गोल्जी बॉडी की खोज की है कैमेलियो गोल्जी ने, कैमेलियो गोल्जी गोल्जी बॉडी के खोज करता है। नाम में ही जुड़ा हुआ है तो इसको तो अलग से रटने की आवश्यकता है नहीं। कैमेलियो गोल्जी ने क्या खोजा है, वो अपने ही नाम पे रख दिया उस अंग का नाम क्या, गोल्जी बॉडी। कैसा होता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, तस्तरीनुमा संरचना होता है। अभी जो गोल्जी बॉडी होता है ना, इसका क्या काम होता है, ठीक है, तो इसके कार्य में अपन पहला कार्य देखते हैं, इसके बहुत सारे कार्य हैं। पहला कार्य मैं आपको बता रहा हूं कि यह एक ट्रैफिक पुलिस की भांति कार्य करता है। अब ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनता है कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है, तो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है किसको, गोल्जी बॉडी को। ऐसा क्या काम करता है कि इसको कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, ये क्या करता है, प्रोटीन और कुछ अन्य पदार्थों का एक पैकेट बनाता है और उस पैकेट को उसके डेस्टिनेशन तक, उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है। साथ ही कुछ पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने का भी काम करता है। तो भाई अंदर आओ बाहर जाओ ये सब कौन मेंटेन करता है, मतलब डेस्टिनेशन तक जाने के लिए कौन मॉनिटर करता है, ट्रैफिक पुलिस। इसीलिए इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्लियर है इतना चीज, ठीक है। दूसरा, ये लाइजोसोम का निर्माण करता है। लाइजोसोम मैंने स्ट्रक्चर के दौरान आपको बताया है, ये भी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, ये देखो इस प्रकार से, ये क्या कहलाता है, लाइजोसोम कहलाता है। तुम बोल सकते हो गोल्जी काय लाइजोसोम का पापा है ना, उसका पापा है ये। तो गोल्जी काय लाइजोसोम का जो है वो आपका निर्माण करता है। लाइजोसोम बहुत महत्वपूर्ण है, जस्ट इसके बाद हम लाइजोसोम को पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये प्रश्न बन सकता है कि लाइजोसोम का निर्माण कहाँ होता है, तो लाइजोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी में होता है। दूसरा, ये जो गोल्जी बॉडी होता है ये एक्रोसोम का निर्माण करता है, एक्रोसोम का निर्माण करता है। अब ये एक्रोसोम मैं क्यों बता रहा हूं, महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक्रोसोम क्या होता है वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। ये एक्रोसोम मैं आपको एक इमेज के माध्यम से समझा रहा हूं। जब भी क्या होता है कि ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन होता है, सेक्स होता है, ठीक है, तो जब ह्यूमन के स्पर्म जो है वो आपके रिलीज होते हैं, ह्यूमन का स्पर्म कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, बहुत सारी संख्या में ये जो है वो आपका आगे बढ़ते हैं और इनको भेदना होता है किसको, फीमेल के ओवम को, अंडाणु को, ठीक है। ये कह सकते हो ये फीमेल ओवम है, महिला का अंडाणु है, ठीक है, और ये इधर क्या है, मेल स्पर्म है, पुरुष का शुक्राणु है, ठीक है। तो ये आगे बढ़ के इस प्रकार से, इसमें बहुत सारी संख्या में रहते हैं शुक्राणु, ठीक है, करोड़ों की संख्या में रहते हैं। इसमें से एक जो है इस अंडाणु का भेदन करता है, और एक अंडाणु का भेदन करता है तो बाकी दूसरा कोई नहीं भेद सकता। कई बार एक से अधिक भेद देते हैं तो वहां पे जुड़वा बच्चे जो है वो आपके पैदा होते हैं, ठीक है। तो जब इसका भेदन करता है उसके बाद भ्रूण बनता है, फिर भ्रूण से आपका बच्चा जो है वो बनता है 9 महीने में, जो फिर वो आपका पूर्णतः परिपक्व होकर के शरीर से बाहर आता है, ठीक। तो ये जो शुक्राणु है बेटा, इस शुक्राणु के टिप पर, यहां पे, यहीं पे पाया जाता है, इस टिप पर क्या, एक्रोसोम। समझ में आया। तो एक्रोसोम का मेन काम अंडाणु का भेदन करना है, इसके बिना शुक्राणु अंडाणु का भेदन नहीं कर सकता।
अब आपको समझ में आ गया एक्रोसोम क्या होता है। इसी एक्रोसोम को बनाता है कौन? ये गोल्जी बॉडी। तो इतने काम हो गए गोल्जी बॉडी के। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर तस्तरीनुमा संरचना है, इसकी खोज कैमेलियो गोल्जी के द्वारा की गई है। इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन और अन्य पदार्थों के पैकेट्स को यह उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। ठीक है, लाइसोसोम का निर्माण करता है और साथ ही साथ एक्रोसोम का निर्माण करता है। एक्रोसोम का क्या काम है मैंने आपको बता दिया, अंडाणु भेदन के लिए जरूरी है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गोल्जी बॉडी ने क्या बनाया है? गोल्जी बॉडी ने बनाया है लाइसोसोम। तो अगला हमारा जो अंग है वो है आपका लाइसोसोम। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे भी जो है प्रश्न जो है वो आपका बनता है। ठीक है, लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन है? लाइसोसोम को खोजा है क्रिश्चियन डी डुवे। क्रिश्चियन डी डुवे ने खोजा है। लाइजो का ल और क्रिश्चियन में ये इसका लाइजो का स और क्रिश्चियन का स, इतना बस थोड़ा सा दिमाग में बिठा लो, आपको याद हो जाएगा। लाइजो और क्रिश्चियन का स। ठीक है, तो लाइसोसोम को खोजा है किसने? आपका क्रिश्चियन डी डुवे ने। ठीक है, अब ये लाइसोसोम होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा करके बताया, ये लाइसोसोम है। इस लाइसोसोम के भीतर ना ऐसे क्या होते हैं बेटा? पाचक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम के भीतर डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक एंजाइम होते हैं। ये पाचक एंजाइम बोल सकते हो क्या काम करते हैं? कोशिका के भीतर कोई भी जो आपका व्यर्थ पदार्थ होता है, कोई भी जो गार्बेज मटेरियल होता है, ठीक है, जो कोशिका के लिए क्या है? आपका हानिकारक पदार्थ है, उसको ये पाचक एंजाइम डिसॉल्व कर देते हैं, पचा लेते हैं, या बोल सकते हो उनको ये क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। तो मेन लाइसोसोम का काम क्या है? गार्बेज मटेरियल को साफ करना, कोशिका के भीतर व्यर्थ पदार्थों का भक्षण करना, उनको नष्ट करना या उनका पाचन कर देना, ये काम किसका होता है? लाइसोसोम का। ठीक है, तो ये डिटेक्ट करते रहता है भाई कोशिका के भीतर, हाँ ये व्यर्थ पदार्थ है, इसको हटाओ, डिसॉल्व कर दो। लेकिन क्या होता है ना बेटा, ये कभी कभार बौरा जाता है। कैसे बौरा जाता है? कोशिका को मान लीजिए कभी चोट लग जाती है, या कोशिका खुद जब क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो ये कोशिका को ही एक व्यर्थ पदार्थ के रूप में डिटेक्ट कर लेता है, और ये पूरे के पूरे अपने कोशिका को ही खा जाता है, अपने कोशिका का ही पूरा का पूरा क्या कर देता है? पाचन कर देता है। खतरनाक है ना। इसीलिए तो इसको, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। डायरेक्ट पूछता है इसको, सुसाइडल बैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं समझ में आया? तो लाइसोसोम का निर्माण कौन किया है? अभी पहले बताया था गोल्जी बॉडी ने किया। खोजकर्ता कौन है इसके? क्रिश्चियन डी डुवे हैं। लाइसोसोम के भीतर पाचक एंजाइम होते हैं जो मेन कोशिका के व्यर्थ पदार्थों का, गार्बेज मटेरियल को भक्षण करने का, उनको नष्ट करने का काम करते हैं। लेकिन कभी कभी जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, ठीक है, तो लाइसोसोम ब्लास्ट कर देता है खुद को कि भाई कोशिका ही काम का नहीं रहा, यही व्यर्थ पदार्थ हो गया, और पूरे कोशिका को खा जाते हैं, पूरे कोशिका को ये पचा देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग जो है वो आपका कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक दो और बचे, उसके बाद ये लेक्चर जो है हम यहाँ पे एंड करने वाले हैं। लाइसोसोम के बाद अगला जो आपका कोशिकांग है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इंग्लिश हिंदी एक ही प्रकार का नाम आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक साइंटिस्ट ने की है। इसकी खोज किसने की है? अल्टमैन ने। ठीक है, माइटो का ट, अल्ट का ट याद रख लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, इसकी खोज अल्टमैन ने की है, लेकिन कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें एक और साइंटिस्ट का नाम आता है बेंडा। बेंडा ने नामकरण किया है, याद रखना। खोज करता है अल्टमैन माइटोकॉन्ड्रिया के, और इसका नामकरण किस साइंटिस्ट ने किया है? बेंडा ने किया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक ही क्वेश्चन पूछता है, और वही पूछेगा कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? कोशिका का
श्वसन स्थल किसको कहते हैं? सभी में आंसर लेना है आपको माइटोकॉन्ड्रिया। रीजन क्या है, जब मैं आपको रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा, श्वसन पढ़ाऊंगा, उस समय एक होता है कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिका में श्वसन होता है ऐसा मान लीजिए। तो जब कोशिकीय श्वसन होता है ना, तो उस कोशिकीय श्वसन के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो एटीपी के रूप में इसी माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो आपका संचित होती है। इसीलिए चूंकि ऊर्जा वहीं संचित हो रही है, इसीलिए इसको कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह या श्वसन स्थल कहते हैं। कोशिका का ब्रेन किसको कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं केंद्रक को। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं? गोल्जी बॉडी को। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। और अभी मैंने बताया कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। खोज करता है अल्टमैन, नामकरण करने वाले हैं बेंडा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है तारक काय। ठीक है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर मैंने बताया था, तारेनुमा जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं तारक काय। इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम। तारक काय को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सेंट्रोसोम कहा जाता है। ज्यादा कुछ बड़ा ये प्रमुख अंग नहीं है, यहां से क्वेश्चन बहुत कम बनता है। बस खासियत कुछ मैं आपको बता दे रहा हूं। इसके जो खोज करता है, नहीं भी याद रखोगे तब भी चलेगा, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बोवेरी ने जो है आपका इनको क्या किया है, आपका बोवेरी नामक साइंटिस्ट ने इनको खोजा है। तारक काय का मेन गुण मैं आपको बता रहा हूं। तारक काय केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। तारक काय केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, ये पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको शुरुआत में कहा कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में 90% समानता है। बहुत सारे अंग जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं इस क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पादप कोशिका पढ़ेंगे तब भी आप वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, निम्न में से कौन केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। वैसा प्रश्न बनता है, निम्न में से कौन केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, वो है तारक काय। केवल किसमें पाया जाता है? ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। इसकी संरचना मैं आपको बता चुका हूं एक बार और, ऐसा ऐसा इसका संरचना होता है। ठीक है, यही है क्या? सेंट्रोसोम या तारक काय। इसके भीतर कुछ कणनुमा संरचनाएं होती हैं। सेंट्रोसोम के भीतर जो कण होते हैं उनको सेंट्रियोल्स कहा जाता है। सेंट्रोसोम के भीतर जो कणनुमा संरचनाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? सेंट्रियोल्स। ठीक है, लास्ट में बढ़ता हूं किसकी ओर? जो लास्ट हमारा क्या है आपका ऑर्गन है, रिक्तिका, वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको रिक्तिका कहा जाता है। ठीक है, और ये जो रिक्तिका होती है जंतु कोशिका में बहुत ही कम पाई जाती है। यहाँ पे आप ग्रीन स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ब्लैंक स्पॉट है, खाली स्थान होता है। ठीक है, ये जंतु कोशिका में क्या होता है? बहुत ही छोटी होती हैं। जंतु कोशिका में बहुत छोटी होती हैं और साथ ही साथ क्या होती हैं? अस्थायी होती हैं। मतलब जरूरी नहीं कि जहां पे है वहीं पर है, वो समाप्त भी हो जाती हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी पाई जाती है किसमें? पादप कोशिका। तो मेन ये पादप कोशिका का स्ट्रक्चर है, लेकिन जंतु कोशिका में बहुत कम मात्रा में, बहुत छोटी और अस्थायी रूप में ये पाया जाता है। तो लगभग मैंने 12 ऑर्गन आपको जंतु कोशिका के भीतर बताए, इससे बाहर से प्रश्न नहीं बनेगा। इन सभी को आप अच्छे से वीडियो को दोबारा देख करके रिवीजन कर लें। ठीक है, और जो मैं पीडीएफ नोट्स आपको भेजूंगा उसमें भी रिवीजन कर लेना। मैं जो आपको पीडीएफ नोट्स भेजूंगा उसमें ये जो हैंड रिटन मटेरियल है वो तो भेजूंगा ही भेजूंगा, साथ में आपको ये प्रिंटेड मटेरियल भी भेजूंगा। तो अभी तक जो छात्र हमारा क्लास जो है वो ज्वाइन नहीं किए हैं, स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है वहां पे व्हाट्सअप कीजिए और हमारे ऑनलाइन बैच को, निःशुल्क ऑनलाइन बैच चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अपना नाम लिखिए, प्रयोगशाला लिखिए और हमको मैसेज कर दीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको मिलता हूं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम आपका प्लांट सेल देखेंगे। जंतु कोशिका हमने देख लिया, फिर हम देखेंगे अगले लेक्चर में प्लांट सेल, और अगले लेक्चर में ही हम एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर देखेंगे। साथ ही साथ अगले लेक्चर में मैं आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा। ठीक है,
तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।